हेलो माय डियर चैलेंजेस, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टोटल 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आज की क्लास में भी हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के और 25 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, टोटल 50 क्वेश्चंस हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर्स में करेंगे। तो बच्चों, आज का जो आपका पूरी क्लास होगी, इस क्लास में टोटल होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्लस असर्शन रीजन भी हम करेंगे, कुछ मैच द कॉलम टाइप के भी करेंगे और केस स्टडी के टाइप के भी करेंगे। क्योंकि अभी तक सैम्पल पेपर रिलीज नहीं हुआ है तो हमें नहीं पता कि किस टाइप का पेपर आने वाला है, इसलिए हम ट्राई करेंगे कि लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इन लेक्चर्स में हम कवर कर लें। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, यह है पार्ट 2 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रैनुअल्स एंड मेड सम ऑब्जर्वेशन, फाइंड द करेक्ट वन। एक स्टूडेंट ने डाइल्यूट HCl लिया है और उसको उसमें क्या डाला है उसने, जिंक ग्रैनुअल्स, और हमको क्या बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगा। देखो, HCl क्या होता है, HCl प्लस Zn। HCl क्या है, एक एसिड है और Zn क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमने एसिड इन बेस चैप्टर में पढ़ा है, तो इसकी रिएक्शन में क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब देख लेते हैं कि कौन से स्टेटमेंट में ये करेक्ट दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट वाला हमें क्या कह रहा है, द जिंक सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक। सेकेंड है हमारे पास, द गैस इवॉल्व्ड विथ अ पॉप साउंड। थर्ड वन इज द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस एंड द फोर्थ वन इज द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर। देखो, जो हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है ना, तो उसको रिलीज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। उसको फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है कि आप जलती हुई जो मैच स्टिक है वो गैस, जहाँ से भी गैस रिलीज हो रही है उसके पास लेके जाओ, तो एक पॉप का साउंड आपको सुनाई देगा, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जलेगी और उसके साथ ही आपको एक पॉप का साउंड सुनाई देगा। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमें बनेगा क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, अ गैस इवॉल्व विच बर्न विद अ पॉप साउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस, हमें क्या दिया हुआ है, Fe2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, और क्या बन रहा है, Al2O3 और ट्वाइस ऑफ Fe। तो हमें ये बताना है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है ये किस टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें पता है क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है जो एक से ज़्यादा किस में टूट जाता है, प्रोडक्ट्स में। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है कि कोई भी एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन में देखो क्या था, Fe2O3 था जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने जगह ली Fe की, तो क्या बना लिया, Al2O3, और फेरस क्या हो गया, वो बाहर निकल गया। यानी कि किस टाइप की रिएक्शन है हमारी, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूजेस। देखो, आपकी जितनी भी NCERT की बुक है ना, उस NCERT की बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी पेपर आता है उसमें 70 to 80% जो पेपर कवर होता है वो एग्जैक्टली NCERT से ही आता है। तो NCERT में कोई एक्टिविटी आपको दी हुई है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है बॉक्स में या कुछ भी एनीथिंग, तो आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड NCERT को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली NCERT में भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहीं से बना है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यूजेस। देखो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, AGBR सनलाइट में
डिकम्पोज हो जाते हैं Ag प्लस Br में। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द रिएक्शन इज, देखो रिएक्शन हमें क्या दी हुई है यहाँ पर, रिएक्शन है SO2 प्लस 2H2S इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 3S। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इज एक्टिंग एज, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये H2S, ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है। देखो अब यहाँ पे ना अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, SO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2S मिलके क्या बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 3S। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। तो इसका क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है H2S की वजह से। तो जो भी एजेंट या जो भी कंपाउंड कह सकते हो या एलिमेंट कह सकते हो जिसकी वजह से सामने वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो खुद क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट। और अगर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की वजह से किसी और का रिडक्शन होता है तो वो खुद क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, H2S की वजह से, तो ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और भी लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और इसके अलावा हमारी मैथ्स में भी है, वो सीरीज़ चल रही है, उसमें भी श्वेता मैम और विशाल सर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और साइंस में मैं और प्रवीण सर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो टर्म 1 की तो आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बच्चों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। देखो इसका फ़ायदा क्या है, ये आपकी पूरी चैलेंजर सीरीज का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये कोर्स आप इजीली अपने ऐप में ऐड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। इस कोर्स में आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। एक तो मिलेंगे आपको क्लास 10th के माइंड मैप्स, साइंस के और मैथ्स के आपको कंप्लीट माइंड मैप्स मिल जाएंगे, प्लस क्लास 10th के मैथ्स के नोट्स मिलेंगे जो श्वेता मैम और विशाल सर ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। इसके अलावा आपको मिलेंगे क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एज इट इज़, क्योंकि जब भी हम बच्चों तैयारी करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहला तो होता है आपकी एनसीईआरटी की बुक, सेकंड आपके होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि जो सीबीएसई का पैटर्न है वो पैटर्न ज़्यादा वो उसमें चेंजेस नहीं करता क्वेश्चन के, पेपर पैटर्न में चेंज हो सकता है लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर में से कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हमने आपको अलग से कोर्स में बनाकर दे रखे हैं। और जितने भी आपके सेशंस हो रहे हैं मैथ्स के और साइंस के, उन सब की आपको कंप्लीट एमसीक्यू के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, सेशन पीडीएफ वाले कोर्स में। तो फटाफट से आप जो कोर्स है उसको डाउनलोड कर लो अपने। तो बच्चों आप ये वाला कोर्स अपने ऐप में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब यहाँ बहुत ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, एक सावधानी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सुना होगा आपने। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द इनकरेक्ट। ठीक है, जहां भी क्वेश्चन में नॉट वर्ड आ जाए या फिर इनकरेक्ट वर्ड आ जाए ना तो वहां हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट होता है वो कैसे सेट होता है कि हमसे जनरली हमें लगता है कि पूछा जा रहा है कि विच वन इज करेक्ट, तो हम ऑप्शंस देखते हैं, हमें देखता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेक्ट है और हम टिक कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा तो इनकरेक्ट गया है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें नॉट वर्ड आ रहा हो, लाइक आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था
कि अबव द रिएक्शन विच आर नॉट करेक्ट, ठीक है, या फिर विच आर इनकरेक्ट। तो जब भी आप क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स देखोगे तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ और क्वेश्चन को, मतलब इनकरेक्ट वर्ड को तो स्पेशली आप हाईलाइट कर लो, ताकि आपका ध्यान रहे कि हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने, ना कि करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, देखो इक्वेशन आपको दी हुई है 2PbO प्लस C मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ Pb प्लस CO2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा अलग से एक बार, है ना, ट्वाइस ऑफ PbO प्लस C मिलके क्या बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ Pb प्लस CO2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लीड ऑक्साइड से क्या मिल रहा है हमको, सिंपल लीड मिल रहा है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में ये जाकर ऐड हो रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, पर लीड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि लीड ऑक्साइड है यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा ए, ये तो टोटली रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो CO2 तो एक्चुअली प्रोडक्ट पे बन रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, तो हमारा जो बी वाला स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो डेफिनेटली कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये करेक्ट है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लीड ऑक्साइड ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाता कि विच आर द करेक्ट वन, तो आपका आंसर क्या होता, C और D, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच आर इनकरेक्ट, तो विच आर इनकरेक्ट, A एंड B, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, A एंड B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इक्वेशन दी हुई है, ये जस्ट इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अबव रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज, ये जो रिएक्शन हो रही है Fe2O3 और Al में, ये किस वजह से हो रही है, ये हमें बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फेरस इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ये एक्चुअली हमने देखा था ये किस टाइप की रिएक्शन है हमारी, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, फेरस को डिस्प्लेस कर रहा है। पर वो कब पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में फेरस से ऊपर आता है, यानी कि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो फेरस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तभी वो फेरस को ऑक्सीजन से अलग कर पाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब पॉसिबल हो पाएगी, जब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड इन आयरन फिलिंग। देखो HCl है डाइल्यूट, उसको हमने किस में उससे ऐड किया, फेरस के साथ, तो क्या होगा। देखो HCl क्या है, यहाँ पर HCl है एक एसिड, फेरस क्या है, एक मेटल है, तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो डेफिनेटली हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और सॉल्ट में क्या मिलेगा, FeCl2 सॉरी, ठीक है। तो ये हमें सॉल्ट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, यानी कि A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नाउ फाइंड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस्ड है। बैलेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग
जितना भी मास रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है रिएक्शन से पहले, उतना ही मास प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट्स में आफ्टर रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, अब हमें चेक करना है अगर कि ये इनमें से कौन सी इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग चेक करते हैं. देखो फर्स्ट वाला जो अपना ऑप्शन है, फर्स्ट में क्या है, देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ, यानी टोटल 3. और प्रोडक्ट्स में देखो, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, सिर्फ 2. तो यानी कि ये इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. देखो सोडियम कितना है, 1 और यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2. यानी कि ये इक्वेशन भी डेफिनेटली बैलेंस हमारी नहीं है. आपको हर एक एलिमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ भी आपको अनबैलेंसिंग दिखाई दे जाए तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक एलिमेंट को. वो तो आपको वैसे भी डेफिनेटली पता चल ही गया है कि एक एलिमेंट को देख के पता चल गया कि अगर ये बैलेंस नहीं है तो पूरी इक्वेशन भी बैलेंस नहीं होगी. ठीक है. नाउ सी अपन ऑप्शन देखते हैं. सी अपना क्या दिया हुआ है, NaCl प्लस AgNO3. अब इसमें देखो सोडियम के कितने एलिमेंट्स हैं, 1. आउटपुट में देखो कितने हैं, 1. क्लोरीन का कितना है, 1. प्रोडक्ट में कितना है, क्लोरीन का 1. सिल्वर का देखो कितना है, 1. यहाँ भी सिल्वर का है 1 और NO3 कितना है, 1 और यहाँ भी NO3 कितना है, 1. यानी कि सी जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट. अब अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मल्टीपल करेक्ट नहीं है, इसमें सिंगल करेक्ट है, तो फिर आपको ऑप्शन डी पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल सी ऑप्शन पे क्लिक कर सकती हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी टोटली NCERT बेस्ड है. अगर आपने अपनी NCERT की बुक को बहुत ही अच्छे से रीड किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो. क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है. उस इक्वेशन में आपको बताना है, इन द अबव रिएक्शन अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इट इज ड्यू टू. देखो इसमें आपको बताना है कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है. तो थोड़ा सा हम लॉजिकली देखते हैं. अब वाइट प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो वो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स की वजह से तो नहीं बनेगा, यानी कि Na2 और BaCl2 की वजह से तो नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. और वाइट प्रेसिपिटेट जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट्स अगर ऑप्शन में है तो वो तो पहले से ही गलत हो गई. यानी कि अपना जो ऑप्शन है सी और ऑप्शन है डी वो पहले ही रॉन्ग हो गया है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में बन रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, तो उसका रीज़न जो रिएक्टेंट्स है वो नहीं हो सकते. उसका रीज़न क्या होगा, प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं उसकी वजह से वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा. अब आप देखो कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है. प्रोडक्ट में बन रहा है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज़ होती है जो घुलनशील नहीं होती, यानी कि मिक्स नहीं होती. ठीक है. ये एक्वस सोल्यूशन है. एक्वस सोल्यूशन है तो NaCl जो नमक है हम घर में भी यूज़ करते हैं, वो नमक क्या है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा. तो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बनेगा, वो बनेगा बेरियम सल्फेट की वजह से. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो बस MCQ करवाए जा रही है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कब आएंगे. बच्चों इसमें थोड़ा सा आप सब्र रखो. आपके एजर्शन रीजन भी मैं बिल्कुल कराऊंगी, मैच द कॉलम भी करवाऊंगी और केस स्टडी बेस्ड भी कराऊंगी. जैसा आपको प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. जो लीड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही है और हमें क्या मिल रहा है, लीड क्लोराइड और कॉपर अलग निकल रहा है. ठीक है. तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी वजह से पॉसिबल है. देखो इससे जस्ट सिमिलर हमने क्वेश्चन एक और सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास. हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन हो रही है वो किस वजह से पॉसिबल हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन है. इसमें देखो एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक नया कंपाउंड बन रहा है और जो पहले वाला कंपाउंड था उसमें से एक एलिमेंट बाहर निकल रहा है. तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई हमारी, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट टाइप की. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब पॉसिबल होती है, जब रिएक्टेंट्स में से किसी एक की रिएक्टिविटी दूसरे से क्या होती है, हायर होती है. तो अब यहाँ पे ये PbCl2 कब बन सकता है, जब लीड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. और लीड कॉपर को डिस्प्लेस कब कर सकता है, जब लीड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कॉपर के कंपैरिजन में. तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। अब यहाँ पर क्या है, SO2 है और H2S के साथ रिएक्ट कर रही है, तो हमें क्या मिलेगा रिएक्शन में? तो हमें रिएक्शन में मिलता है जब SO2, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो SO2 रिएक्ट कर रही है H2S के साथ, तो क्या मिल रहा है हमें H2O प्लस 3 सल्फर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ए, दिस वन इज करेक्ट। अगर आपको फर्स्ट टर्म में ही करेक्ट मिल जाता है तो आपको दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है उस केस में, जबकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के नहीं दिया गया, यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया गया कि विच वन इज इनकरेक्ट या विच इज नॉट करेक्ट। जब भी क्वेश्चन में नॉट वर्ड आ जाए या इनकरेक्ट वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस केस में आप उस चीज़ को हाईलाइट कर लो, थोड़ा सा माइंड को भी कूल रखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपन को। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये है मैच द कॉलम टाइप का। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दो तरीके के कॉलम्स दिए हुए होते हैं और आपको मैच करना होता है फर्स्ट कॉलम में से कौन सा करेक्ट है सेकंड कॉलम के में से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 1 में आपके पास क्या है, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, है ना, और कॉलम बी में आपको क्या दे रखा है, उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है आपका, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। देखो Ag2S, अब इसमें आप देखो कि कॉलम बी में से कौन सा करेक्ट हो सकता है रेस्पेक्टिवली Ag2S के। फर्स्ट वन इज ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर, नो इट इज नॉट ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, यस इट इज। अब आप देखो कि सिल्वर क्या होता है, सिल्वर एक मेटल है और मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमें पता है कि मेटल्स क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। तो सिल्वर की भी प्रॉपर्टी होती है, सिल्वर जब भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ टाइम बाद जो एयर में प्रेजेंट सल्फर होती है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है हमारा सिल्वर सल्फाइड। और जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो आपने देखा होगा अगर आपके घर में चांदी की ज्वेलरी होगी या फिर चांदी का कोई बर्तन होगा तो उस पर कुछ टाइम बाद एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, उसका रीज़न क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास Fe2O3.XH2O। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमें पता है रस्ट बनती है। और रस्ट इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन हमें पता है पे जब रस्ट जम जाती है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी कि जो सेकंड का आंसर है हमारा, सेकंड का आंसर जो है हमारा वो क्या होगा, सी, ठीक है। BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये क्या है। अगर आपको कभी कोई एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, तो आप इसके बाद वाला ऑप्शन देखो। देखो फोर्थ वाला क्या है आपको, CO3.CuOH, ये क्या है, एक कॉपर का ग्रीन कलर की कोटिंग है। यानी कि कॉपर भी जब ऑक्सीडाइज होता है, आपको पता होगा कॉपर का कोई आपके पास घर में बर्तन होगा तो कुछ अगर आप उसको ढंग से साफ नहीं करोगे तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। उस ग्रीन कलर की लेयर को हम क्या कहते हैं, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए, ठीक है। अब बचा क्या, BHT का अपने आप ही क्या हो गया, डी। तो आपको ऑप्शंस में ये ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आप उसको आपस में चेक करके बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। असर्शन रीजन में क्या होता है बच्चों कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट को आपको चेक करना होता है कि वो करेक्ट है या नहीं, और जो रीज़न होता है वो रीज़न आपको देखना होता है जो असर्शन स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसमें असर्शन क्या है, Zn किससे रिएक्ट कर रहा है हमारा, Zn रिएक्ट कर रहा है CuSO4 से और हमें क्या मिल रहा है, ZnSO4 और कॉपर, ठीक है। तो Zn इज रिडक्टेंट बट इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। तो अब देखो क्या Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn क्या है, Zn CuSO4 के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, ZnSO4 और हमको क्या मिल रहा है, कॉपर।
तो डेफिनेटली Zn में क्या ऐड हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जो असर्शन है हमारा, असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब रीजन क्या है, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और क्या हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो आप ये देखो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फंडा क्या है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ, और क्या मिल रहा है हमें, MgO। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देने के लिए 2, और ऑक्सीजन को कितनी की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो मैग्नीशियम MgO बनाने के लिए क्या कर देता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को, यानी कि मैग्नीशियम के पास से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो ऑक्सीजन का लॉस होके इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो आप देखो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट आप बोल लो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लो। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कर रहा है, राइट। तो जो हमारा रीजन है वो भी करेक्ट है, यानी कि रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द सेम करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो असर्शन है, असर्शन क्या बोल रहा है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उस पर डिपेंड करती है बैलेंसिंग। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डेफिनेटली इट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। हमें पता है कि हम जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वो किस लॉ को फॉलो करते हैं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ रीजन हमें क्या दिया हुआ है, रीजन है हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है कि जितने भी एटम्स या फिर मास रिएक्शन से पहले प्रेजेंट होते हैं उतने ही रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट में रिएक्शन के बाद प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा रीजन है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए, यानी कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें असर्शन क्या दिया हुआ है, a chemical reaction become faster at high temperature and reason क्या है, at high temperature molecular motion become more rapid। तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, वो थोड़ा फास्ट होने लगती है, राइट। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जितना भी हाई टेम्परेचर होता है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स के मोशंस होते हैं, यानी कि मान लो कि H2O है, H2O किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मान लो SO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है या SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ज़्यादा जैसे ही टेम्परेचर होगा ना तो इनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो उनका जो मोशन होता है वो भी फास्ट हो जाता है। तो बोथ assertion and reason both are correct and R is the correct explanation of assertion। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो डेफिनेटली आपको पता है जो सोडियम मेटल होती है वो उसको हम केरोसिन में स्टोर रखते हैं। रीज़न क्या है, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो क्या ऐसा होता है, अगर आप मेटल को, जो सोडियम मेटल है उसको केरोसिन से बाहर निकाल दोगे तो क्या वो मेल्ट हो जाता है, तो वो मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होता,
वो क्या होता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ बहुत ही एक्सोथर्मली रिएक्ट करता है और वो इनफैक्ट जलने लगता है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं। यानी कि जो हमारा असर्शन है वो तो करेक्ट है, बट जो रीज़न है दैट इज़ रॉन्ग। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। केस स्टडी में हमको क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ आता है, एक केस दिया हुआ होता है और उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में हमने क्या केस दिया हुआ है कि MnO2 इज द रिएक्शन बिटवीन MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with bleaching ability was released. अब इसमें क्या है, MnO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, और इसमें प्रोडक्ट में हमें एक गैस मिल रही है जिसकी के पास क्या है, ब्लीचिंग एबिलिटीज़ है। ब्लीचिंग एबिलिटीज़ का मतलब हमें पता ही है, जो क्लोरीन गैस होती है उसके पास क्या होती है, ब्लीचिंग एबिलिटीज़ होती है। तो देखो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो इधर लिख लेते हैं, MnO2 प्लस HCl से रिएक्ट करके हमें क्या मिल जाएगा, MnOH2 प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि HCl में से हाइड्रोजन गैस किस में जुड़ रही है आकर, MnO2 में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसमें से HCl में से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन गैस रिएक्ट विद व्हाट टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2। और ये कब बनता है, जब ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, हमें कहता MnO2 इज, देखो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर एज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अभी अभी हमने जस्ट इक्वेशन देखी थी, MnO2 रिएक्ट कर रहा था HCl से, तो क्या मिल रहा था हमको, MnOH2 प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर MnO2 का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, HCl का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर एज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाता है तो आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। तो MnO2 क्या कर रहा था हमारा, देखो MnO2 क्या है, MnO2 क्या है हमारा, ये क्या है, एक मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो MnO2 क्या है हमारा, बेसिक है नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टीड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखो अगर हम कोई भी एसिड, पहली चीज तो एसिड वर्क तभी करता है जब उसमें वाटर प्रेजेंट होता है ना, क्योंकि एसिड की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा एसिड। तो अगर ड्राई है HCl तो डेफिनेटली ये क्या एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, तो इसमें कोई भी जो रिएक्शन होगी वो क्या, रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, रिएक्शन विल नॉट अकर ना। तो अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट केस स्टडी, देखो केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते, एक आपको सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उससे ही रिलेटेड या तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे या फिर उसी के आसपास घूमते हुए कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्बल पॉपुलैरिटी began in ancient Rome and Greece, where white and off-white marble were used to construct a variety of structures, from handheld sculptures to massive pillars and building. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमारे पास मार्बल की बात हो रही है और एक बिल्डिंग का फोटो हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस वाले केस स्टडी में वो सारे किस पे बेस्ड होंगे? मार्बल पे रिलेटेड होंगे, ठीक है। या फिर मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल कहते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले के आसपास घूमते हुए क्वेश्चंस ही हमारे पास आएंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है द सब्सटेंस नॉट लाइकली कंटेन CaCO3, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है। तो डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट होता है एक मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक सब्सटेंस होता है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। मार्बल इटसेल्फ इज ए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सी शेल क्या होता है? इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। बट कैल्साइंट जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कॉपर सल्फेट डॉट ट्वाइस ऑफ H2O। इसमें हमारे पास जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कैल्साइंट जिप्सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम, देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही डेंजरस सा लग रहा है कि यार क्या बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया और एक ग्राफ पता नहीं क्या बना के दे दिया हमें। देखते हैं क्वेश्चन जितना डेंजरस दिख रहा है कि सच में उतना डेंजरस है भी या नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है? अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, secured it tightly, ठीक है, and started to heat it. After some time, an increase in pressure was observed. The pressure reading was then noted at interval of 5 minutes and plotted graph against it. During which interval did maximum decomposition took place? देखो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि स्टूडेंट ने क्या किया, एक 10 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, एंड सिक्योर्ड इट टाइटली, और इसके किसी कंटेनर में अच्छे से पैक कर दिया। फिर उसको क्या किया? स्टार्ट किया हीट करना। अब उसने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमें मिल जाती है CO2 गैस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये भी आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो देखो एक इक्वेशन गिवन है, उसी इक्वेशन पे एग्जामिनर ने क्या किया? एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर दिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसको बहुत ही अच्छे से रीड करो, ठीक है। तो अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया है तो क्या मिलता जा रहा है हमें? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है? हर 5-5 मिनट के इंटरवल में रीडिंग नोट कर रहा है और उसने क्या किया? टाइम वर्सेस प्रेशर का उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो हमें बताना है ग्राफ को देखकर कि किस टाइम पे जो प्रेशर है वो मैक्सिमम है। देखो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखो ये 0 टाइम होगा, ये कुछ 5 मिनट होंगे, ये 10 मिनट होंगे और ये कुछ 15 मिनट होंगे, है ना। तो अब 0 टाइम जब था, जब स्टार्ट किया था, जब तो बिल्कुल ही कैल्शियम कार्बोनेट था। 5 पे देखो प्रेशर कितना हो गया? यहाँ कहीं पहुँच गया, है ना। 10 पे देखो ये यहाँ कहीं बहुत ही ज़्यादा हो गया, 1 ATM तक पहुँच गया, और 15 पे तो और भी ज़्यादा। तो कौन सा इंटरवल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है? वो क्या है? 10 to 15 वाला इंटरवल है, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A gas A obtained above in the reactant for a very important biochemical process which occur in the presence of sunlight. Identify the name of the process. हमें वो देखो इस रिएक्शन में जो गैस निकल रही है, गैस कौन सी निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस में भी यूज होती है, विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस होता है
CO2 के साथ वो क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन व्हेन दे रिपीटेडली कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर, आइडेंटिफाई द मेन रीजन। देखो जो इतने भी पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, पॉल्यूटेड वाटर किसकी वजह से होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसका जो नेचर हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक नेचर होने का रीज़न क्या होता है, या तो हम उसमें कोई जानबूझ के एसिड तो नहीं मिला रहे हैं, होता क्या है कि हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन हो जाता है, लाइक व्हीकल्स का पॉल्यूशन हो जाता है और इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं लाइक CO2, SO2 और NO2, ये क्या होती है, एनवायरनमेंट में आती है। तो एनवायरनमेंट में जब ये आती है तो बारिश का जो पानी होता है वो तो न्यूट्रल होता है, उसमें वो ना तो एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है। लेकिन समहाउ जहाँ ये गैस प्रेजेंट होती है, ये गैसेस किसके कांटेक्ट में आती हैं, वाटर के कांटेक्ट में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है SO3। अगर ये रिएक्ट कर रही है H2O के साथ तो हमको क्या मिल जाएगा, H2SO4, जो क्या है, एक एसिड है। यानी कि जो रेन वाटर है वो तो हमारा न्यूट्रल था, लेकिन गैस कौन सी थी, SO2, इसके साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, H2SO4, जो कि एसिड है। अब यही पानी जब हमारे नदियों में, हमारे जो वाटर सोर्सेज है उसमें जाता है तो उसको क्या बना देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो इसका जो मेन रीज़न है, और सिर्फ नदियों को ही नहीं, ये जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ताजमहल बहुत ही सुंदर और वाइट मार्बल से बना हुआ एक अच्छा सा मॉन्यूमेंट है, लेकिन उसके आसपास जितना पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन की वजह से उसका जो कलर है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, वो कोरोड होता जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है, पानी में प्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है अगर उसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या बन जाता है, Na2O प्लस कैल्शियम अलग हो जाता है, ठीक है। विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अब कैल्शियम ऑक्साइड में से क्या निकल रहा है, हमारा ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो उसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि सोडियम को ऑक्सीडाइज करवा कौन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले हमने किए थे टोटल 25 क्वेश्चंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हमारे पास हो गए टोटल 50 क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं उन सब के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।